Hello, welcome to the first lecture of NCERT Polity by KPS Civil Services। तो यहाँ से हम 6th क्लास के आज NCERT कवर करना शुरू करेंगे। एक एक करके लेक्चर करते हुए हम 12th क्लास तक जाएंगे। 6th क्लास की NCERT बहुत शॉर्ट है, बहुत ही क्रिस्प है और इसकी बिगनिंग शुरू होती है कि पॉलिटी एक्चुअली एग्जिस्ट ही क्यों करती है, पॉलिटी की हमें ज़रूरत ही क्यों है, ऐसा क्या है कि हमें एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और लॉ सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ी। इसका सबसे बेसिक आंसर अगर मैं बताऊं तो वो है हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मजबूर करती हैं ऐसा सिस्टम बनाने के लिए। क्या है वो ऐसी चीज़ें? इंसान या ह्यूमन काइंड जो पूरा है, इसमें एक चीज़ जो हमेशा से पाई गई है वो है कि इंसान कभी भी एक दूसरे को बराबर ट्रीट नहीं करता। तो जब हम एक दूसरे को बराबर ट्रीट नहीं करेंगे, अगर कोई पर्सन अपने आप को ऊपर रखता है और दूसरे को नीचे रखता है, तो ऑब्वियसली वो एक तरह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है। ये जो फर्क है ये किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, जेंडर और भी कोई फर्क हो सकता है जिसके ऊपर ये सारे डिस्क्रिमिनेशंस बेस होंगे। तो जब ये फर्क किया तो जिस चीज़ पे मैं आ रहा था वो था कि हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जब हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में लेके चलोगे। अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, लेट्स सपोज आप अपने आप को आपने ऊपर रखा और दूसरे को नीचे रखा, तो खुद सोच के देखिए क्या आप उस पर्सन को इक्वली कभी ट्रीट करोगे? कभी नहीं करोगे, बिकॉज आपने पहले उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का माइंडसेट बना के रखा हुआ है। तो इक्वल फुटिंग पे बैठने का तो कभी स्कोप ही नहीं बनेगा। तो यहां से जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में क्रिएट होती है, इस इनइक्वालिटी का लॉन्ग टर्म में क्या सिग्निफिकेंस पड़ता है ओवर द जनरेशंस। ओवर द जनरेशंस कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, इन चीजों को लेके लोगों के माइंडसेट में एक वर्ड जिसे हम यूज करते हैं वो है स्टीरियोटाइप बनने लग जाता है। स्टीरियोटाइप का मतलब है कि हम किसी को बिना जाने उसके बारे जो हमारे लेट्स सपोज सोसाइटी में कोई इंप्रेशंस हम तक फॉरवर्ड किए गए हैं उसके ऊपर बेस करके हम उन्हें जज करना शुरू कर देते हैं। इसी के कारण हमारे कास्ट सिस्टम में प्रॉब्लम रही है, मतलब हमारे कास्ट सिस्टम में टेंशन्स रही हैं। इसी के कारण अमेरिका जैसे देशों में रेशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में भी हैं, पर वहाँ पे खासकर रेसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आज भी होती है। स्लेवरी भी इसी का ही एक रिजल्ट थी। तो स्टीरियोटाइप्स हमें इंपोज करवाते हैं कुछ जजमेंट्स किसी को, बिकॉज अगर हम किसी को पहले ही जज कर रहे हैं बिना जाने, तो हम उनके बारे कभी किसी के बारे हम अच्छा ज़्यादा सोचेंगे चाहे वो हो ना, किसी के बारे हम बुरा ज़्यादा सोचेंगे चाहे वो बुरे भी ना हो। लेट्स सपोज जैसे हमारे सोसाइटी में अगर हम माइंडसेट बना के जो चले हैं, जो हमने देखा है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, पर एक एग्जांपल देना ज़रूरी है कि कैसे ये माइंडसेट्स हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 3 लोगों का। एक पर्सन है इंडिया से, एक पर्सन है चाइना से और एक पर्सन है किसी भी अफ्रीकन कंट्री से, लगा लो युगांडा से लगा लो, ठीक है। एक कोई पर्सन युगांडा से आया, एक इंडिया से आया और एक चाइना से आया। फर्स्ट इंप्रेशन बिना जाने, आपको नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, अगर मैं आपको रैंडमली वॉक करते हुए पूछूं कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन है जो डेली बाथ नहीं लेता होगा, कौन रोज नहीं नहाता होगा? मैक्सिमम लोगों का आंसर अफ्रीकन होगा, ठीक है। ये क्यों है? अफ्रीकन की एक इमेज बन चुकी है कि वो साफ सुथरे नहीं रहते। चाहे जो आपके सामने अफ्रीकन जा रहा था वो दुनिया का सबसे कॉन्शियस इंसान हो, जब उसे आप जानो और वो जितनी साफ सफाई पसंद करता हो, एक्चुअली आप भी ना उतनी साफ सफाई पसंद करते हैं, पर सोसाइटी ने एक माइंडसेट क्रिएट करके रखा है कि ये रेस ऐसी है, चाहे वो इंप्रेशन जितना मर्जी गलत हो, पर सोसाइटी ने ये डिस्क्रिमिनेशन बनाई और उसके बाद इसे फॉरवर्ड किया। इस कारण ये थॉट प्रोसेस ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका ही आगे थोड़ा बड़ा हुआ रूप वो है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या होता है? किसी को प्री जज करना। स्टीरियोटाइप जो होता है वो होता है किसी के बारे में कोई इंप्रेशन होल्ड करना ओवरऑल। वो जेंडर बेसिस पे हो सकता है, जैसे हम आम सोसाइटी में देखते हैं कि मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा फर्क किया है, वो स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर जो प्रेजुडिस है, प्री जुडिस, प्री का मतलब पहले, किसी को प्री जज करना,
उसे कहते हैं प्रेजुडिस। और प्रेजुडिस जो वर्ड है वो हमेशा नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। नेगेटिव कंटेक्स्ट का क्या मतलब है? नेगेटिव कंटेक्स्ट का मतलब है कि हमेशा तुम बुरा ही इंप्रेशन लेके चलते हो। वो अगर तुम्हारा किसी को बिना जाने प्री जजमेंट कर रहे हो, बिना जाने किसी के बारे में कोई नेगेटिव इंप्रेशन है, उसे हम कहते हैं कि वो प्रेजुडिस है। ठीक है। स्टीरियोटाइप्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। स्टीरियोटाइप है किसी को बस एक रोल में, एक इमेज में इमेजिन करना। ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडिया में अपनी पॉलिसीज को बनाने के लिए कुछ क्लासेस को इंडिया में मार्शल रेस डिक्लेयर कर दिया, तो उन्हें देख के लग सकता है कि लड़ाई में बहुत ही बहादुर हैं, बाकी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर सब में सेम है। किसी में भी कोई भी करेज की भी भावना आ सकती है और फियर की भावना भी आ सकती है। ठीक है। तो स्टीरियोटाइप कईयों के लिए पॉजिटिव बन गया, कईयों के लिए नेगेटिव बन गया। इसका सबसे बड़ा रूप जब सोसाइटी में अप्लाई होता है तो सोसाइटी में पूरी की पूरी डिविजन्स होने के चांसेस हैं, और जब डिविजन्स होंगी तो वॉर या बैटल्स होने के चांसेस हैं। फ्रिक्शंस क्रिएट लगातार होती रहेंगी, बिकॉज ऊपर और नीचे कोई भी अपने आप को नीचे नहीं रखना चाहेगा, तो वो हमेशा रिबेल करेगा, लड़ाइयाँ होंगी। इसे अवॉइड करने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना जरूरी लगा, जो था गवर्नमेंट का सिस्टम। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट को चलाने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जब हम अपना रेफर करते हैं, ये जो इनइक्वालिटीज हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, ये जो फर्क किए गए हैं, इन सबको दूर करने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन ऐसे रखे हैं ताकि हमारी सोसाइटी, हमारी पॉलिटी और हमारी इकोनॉमी, इन तीनों में बराबर की ट्रीटमेंट हो। ये ऑर्डर जो मैंने बोला, ये ऑर्डर भी बहुत स्पेशल तरीके से है। सबसे पहले सोसाइटी, फिर इकोनॉमी और फिर पॉलिटी। उल्टा हो गया था। ठीक है। ऐसा क्यों, ये हम प्रीएम्बल के टाइम पढ़ेंगे। प्रीएम्बल में ये ऑर्डर है। ठीक है। और वहां पे इस ऑर्डर में क्यों लिखा है उसे भी हम समझेंगे। आने वाली क्लासेस में प्रीएम्बल आएगा जब हम समझेंगे। तो अभी के लिए कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन किस रेलिवेंस से बनाया गया और सारी दुनिया के जो सिस्टम बनाए गए वो सोसाइटी के इन डिस्क्रिमिनेशंस को दूर करने के लिए। तो गवर्नमेंट का इससे बेसिकली एक काम सामने आता है कि गवर्नमेंट का काम क्या है। गवर्नमेंट का काम है नियम बनाना, लॉज बनाना, उन्हें एनफोर्स करवाना। लोगों के बीच में एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, जब हम एक गणतंत्र की बात करते हैं, एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो सरकार के सबसे बेसिक दो काम है। एक है लोगों में इक्वालिटी इंश्योर करना और दूसरा लोगों को जस्टिस दिलाना, इंसाफ दिलाना। तो बराबरी और इंसाफ, ये सबसे बेसिक दो काम है तुम्हारी सरकार के, जो उन्हें किसी भी हालत में मुहैया करवाने चाहिए, प्रोवाइड करवाने चाहिए। ठीक है। इसके ऊपर ही तुम्हारी सारी डेमोक्रेसी बेस्ड है। तो जब हम गवर्नमेंट की वर्किंग के ऊपर बात करते हैं तो गवर्नमेंट की वर्किंग के ऊपर बात आती है कि गवर्नमेंट्स होती किस किस टाइप की हैं। यहाँ पे अभी सिर्फ दो टाइप की गवर्नमेंट्स की डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे। आगे चलते हुए हम डेमोक्रेसीज को भी अलग अलग टाइप्स में बांटेंगे। तो सबसे बेसिक डिस्टिंक्शन जो आती है वो आती है, दुनिया में दो टाइप की सरकारें जो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती आई हैं, वो या तो मोनार्की, राज शासन, या डेमोक्रेसी, गणतंत्र। इंडिया एक गणतंत्र है। मोनार्की का मतलब होता है जहां पे कोई राजा और रानी होते हैं, वो राज कर रहे होते हैं। ठीक है। सारा सिस्टम उनके अंडर चलता है, उनके मुताबिक चलता है। डेमोक्रेसी में फिक्स रूल्स का सेट होता है, सरकार उसी के अकॉर्डिंग बनती है, सरकार उसी के अकॉर्डिंग चलती है। कुछ सिटीजन्स को हक दिए जाते हैं और ये सिस्टम उन्हीं सिटीजन्स के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो इन दोनों सिस्टम्स में बेसिकली फर्क क्या है? अगर तुम एक राजे की मर्जी लगा के चलोगे, राजा हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेगा और अपने क्लोज लोगों को प्रायोरिटी पे रखेगा। तो ना वो लोगों को कोई भी राइट 100% इंश्योर करेगा। दूसरा, लेट्स सपोज राजे ने कोई भी फैसला लिया है तो राजा कभी भी बाउंड नहीं होगा उस डिसीजन को किसी भी सिटीजन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसने फैसला लिया, उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये फैसला क्यों लिया, वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। पर डेमोक्रेसी, हमारे जैसे इंडिया एक डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ क्या होता है, लेट्स सपोज सरकार ने कोई भी फैसला लिया, डीमोनेटाइजेशन लगा लो या उससे पहले स्कैम्स लगा लो, जैसे कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ, कुछ भी हुआ,
तो सरकार की कोई भी फंक्शनिंग होती है, कैसे सरकार चली है या सरकार ने कोई भी फंक्शनिंग की है, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी कुछ भी हो गया, अल्टीमेटली सरकार आपको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको जवाबदेही है, आपको आंसरेबल होगी। कैसे आंसरेबल होगी? मिनिमम टू मिनिमम। वैसे तो होता है कि सरकार जो हमारे एमपीज और एमएलएज हैं उनके थ्रू एटलीस्ट लोकल रिप्रेजेंटेशन हो, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने लोगों को समझाएं कि उनके डिसीजंस क्यों थे और कैसे थे। पर लेट्स सपोज वो नहीं भी इंश्योर कर पाते उस टाइम पे, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है और कई बारी हमने देखा है कि हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमपी, हमारे एमएलएज लोगों से कुछ टाइम बाद इंटरेक्ट नहीं करते। पर एक टाइम जरूर आता है जब उन्हें वापस इंटरेक्ट करना पड़ता है, वो है हर 5 साल बाद, जब इलेक्शन फिर से होंगे। तो हर 5 साल बाद एटलीस्ट आप अपनी सरकारों के ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि ये फैसला लिया तो क्यों लिया। अगर आप फैसले से खुश नहीं हैं तो आपको भी पता है आप वोट नहीं डालोगे, आप वोट किसी और को डालोगे। तो डेमोक्रेसी और मोनार्की में यही सबसे बड़ा फर्क है कि लोगों के पास पावर है कि वो जो उनके ऊपर गवर्न कर रहे हैं। देखो, ये बोलना जैसे आम न्यूज में सुनोगे रूलिंग पार्टी, डेमोक्रेसी में कोई रूल नहीं करता। डेमोक्रेसी में सिर्फ जो पार्टी पावर में होती है वो एक तरह से गवर्न करती है, वो सिस्टम को चलाती है। ठीक है, तो ये गवर्निंग पार्टी को कभी भी चेंज कर सकते हैं। रूल सिर्फ इंडिया में एक ही चीज करती है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके बनाए हुए नियम और उसके सिस्टम्स। इसी के ऊपर हमारी जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव्स बने हुए हैं। इनमें कैसे ये ऑपरेट करते हैं, क्या इनका काम है, वो सब कुछ आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। अगली चीज अगर हम कंसिडर करें, एक इंडिया बारे जो चीज इंपॉर्टेंट है, इंडिया को हम कहते हैं कि इंडिया, अगर डेमोक्रेसी में भी आगे देखें, इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इस वर्ड का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देशों में होती है, वहां पे क्या है, आबादी कम है, लोगों के हाथ में डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग की पावर है। लेट्स सपोज सरकार का वहां पे लोगों को कोई फैसला मंजूर नहीं है, वहां पे लोगों के पास इतनी पावर भी है कि वो साथ के साथ अपना रेफरेंडम यानी कि अपनी वोट कंडक्ट करवा के उस डिसीजन को कैंसिल करवा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने बिहाफ पे किसी को चुनते हैं। हमारे बिहाफ पे कौन चुने जाते हैं? स्टेट के अंदर एमएलए और सेंटर में एमपी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं जहां पे हम स्टेट के लिए एमएलए और सेंटर के लिए एमपी चुनते हैं। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो है इनडायरेक्ट। हम रोज के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हमारे बिहाफ पे ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बिहाफ पे, हमारी जो वोट उन्हें डली है उसके बिहाफ पे वो हमसे वो उन फैसलों पे अपनी वोट डालते हैं जिसके ऊपर सरकारें फिर चलती हैं। तो तभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में तुम हर 5 साल बाद उनसे अकाउंटेबिलिटी ले सकते हो और बीच में आप कभी भी चाहो, अगर आपके एमपी और एमएलए आपसे मिल पाए तो उनसे आप कभी भी क्वेश्चन कर सकते हो कि ऐसा फैसला हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं है। अपर लेवल पे एक जगह जाके जरूर एग्जिस्ट करती है, वो है पंचायती लेवल पे, वो हम थोड़ा टाइम में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक सिस्टम था इसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर साउथ अफ्रीका में, जिसे अपार्थाइड लॉ भी कहते हैं। अपार्थाइड लॉ भी कह सकते हो, अपार्थाइड लॉ भी कह सकते हो। ये सिस्टम क्या था? बेसिकली इसके अगेंस्ट गांधी जी ने लड़ाई भी लड़ी साउथ अफ्रीका में, जो मॉडर्न इंडिया के टाइम हम देखेंगे। तो अपार्थाइड सिस्टम क्या था? वहां पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी साउथ अफ्रीका, देश है सबसे नीचे, अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में जो सबसे नीचे वाला देश है वो है साउथ अफ्रीका। वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने लोगों को रेसेस के ऊपर बांटना शुरू कर दिया। ब्लैक्स अलग रहेंगे, व्हाइट्स अलग रहेंगे, और हम जो कलर्ड क्लासेस हैं जैसे इंडियंस जो हो गए वो कलर्ड क्लासेस हो गए, वो सारे अलग रहेंगे। इन सबको इंटर मैरिज करना अलाउड नहीं है। इन सबके रेजिडेंसेस अलग अलग जगह पे होंगे। उसके बाद अलग अलग रिस्ट्रिक्शन, जैसे सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक्स के साथ होती थी।
ब्लैक्स को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिलती थी, हॉस्पिटल्स में बेड तो बिल्कुल ही नहीं मिलते थे अगर जगह मिल भी जाए, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज एक पोस्ट ऑफिस भी है, पोस्ट ऑफिस की 2 एंट्रेंसेज होंगी, एक सिर्फ वाइट्स के लिए और एक बाकियों के लिए। तो ये सिस्टम ने सोसाइटी को इतना डिवाइड करके रखा था, जैसे अगर बिल्कुल बेसिक राइट जो आज हम सोच भी नहीं सकते, अगर तुम सड़क पे चल रहे हो, सड़क के साथ में फुटपाथ होता है, अपार्थाइड सिस्टम में ब्लैक्स को फुटपाथ यूज करना अलाउड नहीं था। एक रोज की टाइम लिमिट होती थी, टाइम लिमिट के बाद घर से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं होता था कि घर के अंदर ही रहो, वहीं पे लेट्स सपोज रात को एक तरह से निकलना अलाउड नहीं होता था। 8 बजे के बाद कोई भी ब्लैक वाइट के एरिया में नहीं जा सकता था, बिकॉज ब्लैक सर्वेंट्स होते थे और 8 बजे से पहले पहले उन्हें वापस जाना होता था। उसके बाद अगर कोई पाया जाता था अरेस्ट कर लिया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा जान से भी मार दिया जाता था। तो साउथ अफ्रीका ने एक बहुत ही डार्क फेस देखा है इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी का। इसे अपार्थाइड लॉ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी में एक सिस्टम जो के बारे डिफाइन किया हुआ है वो है हमारा पंचायती राज सिस्टम। तो बेसिकली पंचायत या लोकल गवर्नेंस का जो सिस्टम है ये कोई नया नहीं है इंडिया में। इससे सबसे पहले इस चीज को हम क्लियर कर लें, पंचायती राज बहुत ही पुराना सिस्टम है। बहुत ही पुराना सिस्टम कैसे है, एंशिएंट इंडिया जब हम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया में भी सभा और समिति जैसी बॉडीज एग्जिस्ट करती थी। ये बॉडीज क्या थी, जो एक गांव के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं वो ये सभा और समिति मिलकर ले लेती थी। एक टाइम पे उनके पास इतनी पावर भी होती थी कि पूरे ट्राइब की डिसीजन ले लेते थे। पर सबसे बेसिक कि हर टाइम हर गांव में पंचायत जरूर रहती थी। हुआ बस इतना फर्क आया कि जब ब्रिटिशर्स के आने से पहले पंचायत के पास बहुत ज्यादा पावर भी होती थी। एक चीज जो एंशिएंट और मिडीवल इंडिया में मानी जाती है वो ये है कि राजे जो थे वो कभी भी गांव के ऊपर कंट्रोल जमाने के लिए नहीं लड़ते थे। राजाओं में लड़ाई होती थी इंडिया में, पर वो कभी भी गांव के अंदर हमले नहीं करते थे, या गांव के ऊपर कैसा शासन चलेगा ये भी चलाने के लिए नहीं लड़ते थे। उन्हें सिर्फ एक ही चीज से कंसर्न होता था कि उस गांव का जो टैक्स है वो किस राजे के पास जाएगा, जिसके अंडर वो गांव आ जाएगा वो गांव उसे टैक्स देना शुरू कर देता था। तो वो टैक्स के ऊपर लड़ते थे, ना कि सिस्टम गवर्नेंस के सिस्टम के ऊपर। इसीलिए हमारी सोसाइटी में बहुत सारे जैसे कास्ट सिस्टम के डिस्क्रिमिनेशंस पैदा हो गए, बिकॉज कभी किसी ने लोकल सोसाइटीज में झांक के ही नहीं देखा कि चल क्या रहा है। इन सोसाइटीज में अगर हम देखें पंचायती सिस्टम, तो इसलिए अगर ये बोला जाए कि पंचायत इंडिया में बहुत ही नया सिस्टम है, ये गलत होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने 1950 में इंप्लीमेंट भी किया, 1947 में आज़ादी मिली, 3 साल हमें ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग गए। 1950 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया तो हमने ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 टीयर, TIER, टायर नहीं टीयर, टीयर होता है लेवल, हमने 2 लेवल वाला सिस्टम क्रिएट किया। 2 लेवल का सिस्टम क्या है, एक हमने बनाई सेंटर में सरकार और एक बनाई हमने स्टेट्स में सरकार। तो आज भी ये दोनों सरकारें तो एग्जिस्ट करती हैं। तीसरा हमने छोड़ा जो लोकल गवर्नेंस है, यानी कि शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और तुम्हारे गांव में पंचायत, इन्हें हमने स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया कि हर स्टेट अपने मुताबिक इनके ऊपर कानून बना ले। तो इसके कारण हुआ क्या, हमने जो देखा कई बहुत ही ज्यादा फर्क आने लग गए स्टेट टू स्टेट। जैसे कई जगह पे इलेक्शन 6 साल बाद होते थे, कई जगह पे 4 साल बाद ही होते थे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स का इतना ज्यादा इनके ऊपर डोमिनेशन था कि स्टेट में जिसकी सरकार बन जाती थी वो कोई भी ऑपोजिट पार्टी की, जहां पे पंचायत के लोग होते थे, उनकी पंचायत को गिरा के दोबारा से इलेक्शंस करा देते होते थे। तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं बचा। अगर सेम ही सरकार स्टेट के अंदर चलती रह रही है तो पंचायत की इलेक्शंस कंडक्ट ही नहीं करवाते थे। पंचायत 15-15 साल तक भी सेम ही लोग रहते थे। इस डिस्क्रिमिनेशन को हमने खत्म किया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। उसमें सेंटर की सरकार ने क्या सोचा कि हम इन चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बेसिक फ्रेमवर्क बना देते हैं। आज भी ज्यादातर, अगर अगला पॉइंट मैं तुम्हें बताऊं, आज भी ज्यादातर पंचायत कैसी एग्जिस्ट करेंगी, कैसा सिस्टम होगा, उसकी पावर आज भी ज्यादातर स्टेट्स के पास है। पर 73rd और 74th अमेंडमेंट से
हमने एक सिस्टम जो क्रिएट किया उसमें ये बनाया कि एक बेसिक फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया कि जो हर स्टेट को मानना ही मानना पड़ेगा। जैसे हमने इलेक्शंस के लिए 5 साल का टेन्योर फिक्स कर दिया, उसके बाद हर जगह पे डायरेक्ट इलेक्शंस करवा दिए, कितने लेवल पे लोकल गवर्नेंस होनी चाहिए वो बताया, पंचायत कैसी होनी चाहिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस कैसी होनी चाहिए, उसका बेसिक फ्रेमवर्क वो सब कुछ बता दिया। तो अब इस पूरे सिस्टम में हो क्या रहा है, हमने पंचायत में अब पहले पूरे ओवरऑल हमारी पॉलिटी में 3 टियर सिस्टम है। अब इंडिपेंडेंस के टाइम 2 टियर सिस्टम था, अब 3 टियर सिस्टम है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 3 टियर कौन से हो गए, सेंटर की सरकार, स्टेट की सरकार और तुम्हारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और पंचायत, रूरल और अर्बन एरिया के मुताबिक। उसमें अर्बन एरियाज बेसिकली छोटे होते हैं साइज में रूरल एरिया के कंपैरिजन में, वो मैं बताता हूँ कैसे। गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े लेवल पे रूरल एरियाज की बात कर रहा हूँ। अर्बन एरियाज बस एक कंसंट्रेटेड सेंटर्स होते हैं, तो एक म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही लॉ चल सकता है उसके ऊपर। पंचायत का सिस्टम अलग होगा। पंचायत का सिस्टम अलग कैसे होगा, अलग अलग लेवल पे फंडिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं। जैसे कि कुछ पैसे गांव को देने जरूरी है ताकि गांव अपनी जरूरतें पूरी कर सके, कुछ पैसे कुछ ग्रुप ऑफ गांव को देने जरूरी है ताकि वो एक साथ अपनी डेवलपमेंट कैरी आउट कर सके। और तीसरा है एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी रूरल एरिया है वो सारा का सारा कैसे चलेगा, कैसे बनेगा, वो आपस में डिसाइड कर सके। पूरा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के डिस्ट्रिक्ट में पैसा रूरल एरियाज में कैसे खर्च किया जाए ताकि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट भी रूरल एरियाज में बराबर दिखे। तो सबसे बेसिक हमने जो नीचे लेवल रखा वो था पंचायत, विलेज पंचायत का। विलेज पंचायत के इलेक्शंस हमने डायरेक्ट इलेक्शंस रखे, यानी कि लोग डायरेक्टली चुनेंगे। इसके लिए पूरे गांव को वार्ड्स में बांटा जाता है, हर वार्ड का मेंबर चुना जाता है। उसके बाद पंचायत का जो सरपंच होता है वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड होता है हर गांव में। अब विलेज पंचायत बिल्कुल इंडिपेंडेंटली नहीं चलती। हमने यहां पे इस विलेज पंचायत को हम कहते हैं कि ग्रास रूट है डेमोक्रेसी। ग्रास रूट हुआ कि सबसे नीचे पहुंची हुई चीज, जो लोगों तक, सबसे कम पॉपुलेशन के लोगों तक हम गवर्नेंस का सिस्टम पहुंचा सकते हैं, वो विलेज पंचायत है। विलेज पंचायत को हमने पूरी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी। हमने विलेज पंचायत को बोला कि आपको काम करना है लोगों से कंसल्ट करके। किन लोगों से, उन गांव के लोगों से जिस गांव की वो पंचायत होगी। कई बार एक गांव की होती है, अगर गांव की पॉपुलेशन कम हो तो कुछ गांव को जोड़ के एक विलेज पंचायत बना दी जाती है। तो इस सिस्टम में होता क्या है, इस सिस्टम में एक नीचे लोगों की बॉडी बनाई गई जिसमें सारे गांव के लोग होते हैं, उसे कहते हैं ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा बेसिकली जितने भी उस गांव के रेजिडेंट्स है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है उस गांव के आप रेजिडेंट होने चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट, ये तीनों रिक्वायरमेंट याद रखिएगा पेपर के लिए। सबसे पहले उस गांव के रेजिडेंट होने चाहिए। दूसरा मतलब जो उस पंचायत का अगर एरिया मल्टीपल गांव में है तो उन गांव में से किसी के रेजिडेंट होने चाहिए। दूसरा, आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आप एडल्ट होने चाहिए, वोट डालने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, वोटिंग हमारे 18 साल की उम्र पे शुरू होती है। तीसरी चीज, आपका नाम वोटर लिस्ट में हो, जिसे हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं, उस वोटर लिस्ट में नाम होना भी जरूरी है। तो पहली 2 कंडीशंस जरूरी नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली ग्राम सभा का मेंबर बनाएंगी, आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम भी होना चाहिए। तो आपको वोटर आईडी और इन चीजों के लिए अगर नहीं बनी हुई, रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप ग्राम सभा के मेंबर बनेंगे। अगर आपका नाम ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन के थ्रू वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो ये 3 कंडीशंस पूरी करने के बाद ग्राम सभा के, तो पूरे गांव की एक बॉडी बन गई, हर कोई उसका मेंबर है। ग्राम सभा की मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, जैसे पंच जितने हैं वो हेड करते हैं, और एक ग्राम सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हर पंचायत को अपॉइंट किया जाता है। उसका काम होता है ये मीटिंग बुलाना और इस मीटिंग के नोट्स लेना। तो वो क्या करता है, ग्राम सेक्रेटरी, सरकारी पोस्ट है, सरकार नॉमिनेट करती है, इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होते, याद रखना। ग्राम सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कोई इलेक्शन नहीं होते, ये सरकार द्वारा चुनी जाती है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे
ग्राम सेक्रेटरी मीटिंग बुलाएगा, पंच उसे हेड करेंगे, ग्राम सभा के सारे लोगों से पूछा जाएगा कि लेट्स सपोज हमारे पास इस साल 5 लाख रुपए आ रहा है, तो गांव में क्या काम करवाना चाहिए। जो गांव के लोग फैसला करेंगे कि कुएं बनवाने वाले हैं, सड़कें बनाने वाली हैं, पुल बनाने वाले हैं, जो कुछ भी, उसके अकॉर्डिंग वो फैसला लिया जाएगा। ये जो सिस्टम बना, तो हर विलेज पंचायत जितनी भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगी, सारी विलेज पंचायत अपने अपने डिसीजन आगे फॉरवर्ड करेंगी सेकंड लेवल पे। ठीक है, सेकंड लेवल है तुम्हारा मंडल पंचायत या पंचायत समिति। ये क्या है, यहाँ ब्लॉक पंचायत कह लो जिसे, तीनों एक ही नाम है, ब्लॉक पंचायत अभी के लिए। तो ब्लॉक लेवल आपने सुना होगा, बीडीओ एक ऑफिसर की पोस्ट भी होती है ब्लॉक लेवल पे। तो ब्लॉक क्या होता है, कुछ गांव को जोड़ के एक ब्लॉक बना दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटा यूनिट होता है ब्लॉक। तो उस ब्लॉक का काम क्या है, उस ब्लॉक में एक ब्लॉक पंचायत और एग्जिस्ट करती है। अब उसे कौन चुनता है, उससे भी जितने भी उस गांव के, उस ब्लॉक पंचायत के अंडर लोग आ गए, वो सारे वोट डाल के ब्लॉक पंचायत के लोगों को चुनेंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस हुए, यानी कि लोगों ने ही चुनी। अब वो क्या करेगी ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत सारी विलेज पंचायत के जो मॉडल्स हैं, उन्होंने जो जो फैसले लिए हैं, उन सबको कंपाइल करेगी। कंपाइल करके एक पूरे ब्लॉक लेवल का प्लानिंग मॉडल बनाएगी। फिर ऐसे ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक पंचायत होंगी, वो सारे अपनी प्लानिंग फॉरवर्ड करेंगे। जो सबसे बड़ा यूनिट होता है लोकल गवर्नेंस में, वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत पूरे डिस्ट्रिक्ट का मास्टर प्लान बनाएगी कि यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होनी है, क्या क्या कैरी आउट होना है, कितने पैसे की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट के किस हिस्से में किस चीज की जरूरत है, और किस सरकारी स्कीम के थ्रू यहां पे पैसा लाया जाएगा और लगाया जाएगा। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग ऐसे होती है रूरल एरियाज की। हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ अर्बन एरियाज भी होते हैं, उन अर्बन एरियाज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एग्जिस्ट करती हैं जो पूरे उस एरिया को ही चलाती हैं। अब उन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को चलाने के लिए एक पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया को वार्ड्स में बांट दिया जाता है, जिसके वार्ड मेंबर्स के इलेक्शंस होते हैं। वहां पे बस एक ही लेवल होता है, बस वो वार्ड मेंबर के लोग चुने गए, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट बनते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वैसे ही एक्शन लेती है। ठीक है, तो अर्बन एरियाज का सिस्टम थोड़ा सिंपल है, रूरल एरियाज का 3 टियर है। सबसे नीचे रिवाइज करें, विलेज पंचायत चलती है ग्राम सभा के कहने पे, जो उससे भी नीचे है, पर हम कहते हैं उसे 3 टियर सिस्टम है क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। उसके बाद विलेज पंचायत सारी जुड़ के बनाती हैं ब्लॉक पंचायत, सारी ब्लॉक पंचायत जुड़ के बनाती हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो एक हाईएस्ट यूनिट है लोकल गवर्नेंस का। ग्रास रूट है ग्राम सभा और हाईएस्ट लोकल गवर्नेंस का है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, तो होपफुली आपको इसमें फर्क समझ आ गया होगा। आगे पटवारी के फंक्शंस एनसीईआरटी में समझाए हुए हैं। बेसिकली पटवारी सारे लैंड रिकॉर्ड्स उस विलेज या जितना भी उसके अंदर लैंड उसके जुरिस्डिक्शन में है, ये विलेज का, तो उसका रिकॉर्ड रखता है, उसकी मेजरमेंट की उसकी जिम्मेदारी है, रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस की उसकी जिम्मेदारी है, प्लस सरकार को कितनी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, कौन सी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, ये एडिशनल जिम्मेदारियां भी उसे दी जा सकती हैं। ठीक है, ताकि क्रॉप डेटा सरकार तक लगातार जाता रह सके, इस कारण वो भी पटवारी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। पटवारी किससे रिस्पॉन्सिबल होता है, पटवारी डायरेक्टली हर स्टेट का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसे रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्टली अपनी जितनी भी फाइलिंग है वो स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में फाइल करता है। इसके बाद एक चीज और जो बताई हुई है वो है तहसीलदार। तहसीलदार की जिम्मेदारी बताई हुई है। हर तहसील में तहसीलदार होता है जो उसे चलाता है। तहसीलदार का क्या फंक्शन है, लेट्स सपोज उस तहसील के अंदर कोई भी लैंड डिस्प्यूट आया है, उस लैंड डिस्प्यूट को सुनने की जिम्मेदारी तहसीलदार की है। पटवारी नहीं सुनता लैंड डिस्प्यूट, पटवारी से ऊपर जो तहसीलदार है, तहसीलदार सुनता है। ठीक है, मतलब बड़े लेवल पे, स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं बोल रहा हूं। क्लियर। और लास्ट चीज जो एडिशनल इंफॉर्मेशन तुम्हारी इसके अंदर दी है वो है लद्दाख के एरिया के बारे। लद्दाख में एक स्पेशल टाइप का
वूल पाया जाता है जिसे कहते हैं पश्मीना वूल। बाकी और पॉइंट भी दिए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लद्दाख और कश्मीर के एरिया में पश्मीना वूल बहुत फेमस है। जो चिग्गू गोट है, जो तुम्हारी चंगताई गोट भी कह सकते हो, चिग्गू गोट भी कह सकते हो, उससे पाया जाता है। कहते हैं ये सबसे फाइनेस्ट वूल होता है। कश्मीरी जो कपड़े मशहूर हैं वूल, वो एक्चुअली पश्मीना के कारण मशहूर है। तो पश्मीना थोड़ा रेयर है, पर महंगा भी ज़्यादा है, इस कारण रेयर है। तो प्योरिटी सबसे हाईएस्ट है, और इसे बोला जाता है कि इतना प्योर होता है कि तुम रिंग के थ्रू पूरा कपड़ा पास करवा सकते हो, इतना स्मूथ और इतना कंप्रेसिबल होता है ये था एनसीईआरटी 6 क्लास की सारी जिस्ट। बुक, इस बुक में इससे ज़्यादा है, पर बुक में और एग्जांपल्स और चीज़ों के थ्रू यही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। आज सारी एक बार आप बुक पढ़ लीजिएगा, नीचे लिंक में पोस्टेड होगी। उसके बाद कल के लेक्चर में हम 7th क्लास पॉलिटी कवर करेंगे, प्लस ये आज के क्वेश्चंस हम कल अपने पेजेस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, तो उन्हें फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू, कल मिलते हैं।